हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्लासिकल थ्योरी किस तरह से यहाँ पे एक्सप्रेस होती है, जिसे हम रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, या हमें इसे नॉन मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी से भी हम पहचानते हैं। तो इस थ्योरी में हम देखेंगे कि इस थ्योरी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्या इतनी इम्पॉर्टेंट बन चुकी है कि जिसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है इन इकोनॉमिक्स स्टडी में। एडम स्मिथ से लेके मॉडर्न इकोनॉमिक्स तक जितने भी यहाँ पे इकोनॉमिक्स हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पे सोच और अपने अपने थॉट्स यहाँ पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट के बारे में दिए हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम इन इकोनॉमी में कोई भी इकोनॉमिक्स यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है और इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट इन जो कॉन्सेप्ट है, इसे पूरी तरीके से यहाँ पे हर इकोनॉमिक्स अपनी जो सोच है एक हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हर इकोनॉमिक्स ने अपने अपनी तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है और किस तरह से इकोनॉमी इफ़ेक्ट यहाँ पे इकोनॉमी में होता है, तो इस स्टडी से ही हमें ओवरऑल हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है, यहाँ पे हमें कई इकोनॉमिक्स हमें इंटरेस्ट रेट पे अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। और इंटरेस्ट रेट ये क्या होता है, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है। जिस तरह से किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपनी ग्रोथनेस बढ़ानी है या अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इसके लिए उसे कुछ यहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत होती है, और ये कैपिटल लेने के लिए उसे क्रेडिटर से यहाँ पे कुछ कर्ज या किसी तरह से यहाँ पे लोन लेना होता है। और ये लोन जब वो कंप्लीट करता है, तो उसके साथ उसे कुछ एक बेनिफिट करके या रिवॉर्ड उसे यहाँ पे क्रेडिटर को देना ज़रूरी होता है, और इसी को ही इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मेजर किया जाता है जो इंटरेस्ट रेट है, परसेंटेज पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मेजर किया जाता है, और उससे ही यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिया जाता है। तो एक सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जो एक डेबिटर यहाँ पे क्रेडिटर से यहाँ पे लोन पे जो मनी लेता है और अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हेल्पफुल करता है, और इसका ही एक बेनिफिट को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। तो इस तरह से डेफिनेशन मिलती है हमें हैबलर के द्वारा। जो डिसएग्रीमेंट है जो इकोनॉमिक्स में, तो इसी के साथ साथ प्रोफेसर हैबलर कहते हैं कि द थ्योरी ऑफ द इंटरेस्ट हैज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम बीन अ वीक स्पॉट इन द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। द एक्सप्लेनेशंस डिटर्मिनेशन of interest rate still give rise to more disagreement among the economists than any other branch of general economics theory। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लॉन्ग टाइम में एक वीक पॉइंट रहा है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट क्या है, इसे सुलझाने में या इसे सॉल्व करने में इकोनॉमिक्स में, जो अदरवाइज इकोनॉमिक स्टडी में या ब्रांच ऑफ जनरल इकोनॉमी थ्योरी में जितने भी कॉन्सेप्ट है इतने क्रिटिकल नहीं हुए हैं जितनी यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी या अदर थ्योरी यहाँ पे बनने में बनी है जो इंटरेस्ट रेट पे। तो इस तरह से एक डेफिनेशन यहाँ पे हैबलर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रेट को लेके, इस तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं। तो इसी की वजह से ही डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हैं, जो हमें इकोनॉमी स्टडी में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है इसके बारे में कई यहाँ पे थ्योरी मिलते हैं। उसमें फर्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड एब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड वेटिंग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, फोर्थ एजियो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, फिफ्थ टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, 6 classical theory of interest, 7 loanable fund theory of interest, 8
लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो जेम्स केन्स के द्वारा हमें मिलता है। फिर 9 जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह से हमें डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी किस तरह से इंटरेस्ट रेट पे बने हैं ये हमें एक्सप्रेस होता है। ओवरऑल देखें तो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हमें दी है जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा ही हमें मिलती है, जिसे डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, डॉक्टर मार्शल्स, प्रोफेसर पिगो और प्रोफेसर वॉलरास, इनके द्वारा ही हमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसके बारे में हमें पता चलता है और इन्होंने ही इस थ्योरी को डेवलप किया था। इसी के साथ हमें इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए कई इकोनॉमिक्स है जो यहाँ पे कैसल है, टॉसिन है, फ्रैंक नाइट है, इन तरह के इकोनॉमिक्स ने भी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है। इन शॉर्ट में अगर हम समझे कि ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या है, तो इसमें हमें पता चलता है यहाँ पे फोकस किया गया है सिर्फ कैपिटल, प्रोडक्टिविटी एंड इंडिविजुअल सेविंग। जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है इससे ही प्रोडक्शन बढ़ता है और ये इसको जो लगने वाला जो कैपिटल है, ये कैपिटल कहाँ से आएगा, तो ये आएगा लोगों ने जो सेविंग की है, जो लोगों की इंडिविजुअल जो सेविंग है, इससे ही यहाँ पे मार्केट के अंदर कैपिटल हमें मिलता है। यही दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फोकस किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे कहा जाता है, जो ये कैपिटल है, ये कैपिटल यहाँ पे मनी को इम्पोर्टेंट नहीं मानती है। यहाँ पे कैपिटल मीन्स होता है रियल इन्वेस्टमेंट। जो ये रियल इन्वेस्टमेंट है ये होती है मशीन्स, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री, प्रीमिसेस, इन्हें ही यहाँ पे कैपिटल माना गया है। और यहाँ पे इग्नोर किया जाता है मनी और मनी की कॉन्सेप्ट को। तो इस तरह से यहाँ पे जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसे यहाँ पे जो मनी को हम मानते हैं, यहाँ पे इसे इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्ग रन में जो ये कॉन्सेप्ट चलता है और इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट किस तरह से इम्पोर्टेंट बनता है इस थ्योरी में, इसे ही क्लासिकल इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट यहाँ पे मानी जाती है। इसी के साथ यहाँ पे जो रियल फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट है, इसे यहाँ पे 3 इंडिकेशन को यहाँ पे एक्सप्रेस क्लासिकल इकोनॉमिक्स करते हैं। एक होता है प्रोडक्टिविटी, सेकेंड थ्रिफ्ट, थर्ड एब्सिस्टेंस। इन तीनों की वजह से ही यहाँ पे रियल फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंट होता है। प्रोडक्टिविटी जो यहाँ पे कैपिटल के पास प्रोडक्शन बढ़ाने की जो कैपेसिटी होती है, जो एंटरप्रेन्योर यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डिमांड करता है कैपिटल की। सेकंड है जो है वो है थ्रिफ्ट, जहाँ पे लोग अपनी ज़रूरतें को कम करते हुए लोग सेविंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और थर्ड जो है एब्सिस्टेंस, ये कहता है कि जो अल्कोहल या अदर कोई जो यहाँ पे एडिशन है, इसे कम करते हुए लोग अपनी सेविंग को यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं। और इन फ्यूचर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को लेके, इसीलिए लोग सेविंग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे रियल फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे 3 इंडिकेशन हमें मिलते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को समझने के लिए हमें उसके कुछ अजम्पशन यहाँ पे देखने होंगे, जहाँ पे यहाँ पे अजम्पशन पे ही बेस करती है ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये किस तरह से होती है, तो इसके पॉइंट्स फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन को माना जाता है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मार्केट के अंदर होने वाले जो ट्रांजैक्शन है या लोगों की लेन देन है, खरीदी है, जो कंज्यूमर के द्वारा बेचा जाता है, यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे परफेक्टली नॉलेज दोनों भी बायर और सेलर के पास होता है। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे मार्केट के अंदर वर्क करती है। सेकंड यहाँ पे अजम्पशन है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
यहाँ पे जो कंडीशन है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे शॉर्ट रन के बारे में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी लॉन्ग पीरियड पे ही इफ़ेक्ट करती हुई दिखाई देती है। हमारा थर्ड यहाँ पे अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट। मार्केट के अंदर या इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एक कंडीशन हमें दिखाई देती है। यहाँ पे फुल कैपेसिटी पे यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट वर्क करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है कांस्टेंट इनकम लेवल। लोगों की जो इनकम है ये कांस्टेंट है, इसमें किसी भी तरीके के चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। तो लोगों के पास आने वाली इनकम या उस कंट्री के पास होने वाली इनकम यहाँ पे कांस्टेंट हमें दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सप्रेस होता है, जहाँ पे डिमांड ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट रेट इनके द्वारा दिखाई देता है। जिस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है तब यहाँ पे डिमांड ऑफ कैपिटल की बढ़ती है, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे डिमांड ऑफ कैपिटल की डिमांड कम होती है। इस तरह से इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे हमें दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे सप्लाई ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट रेट इनमें पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाई देता है। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगी, और उसी तरह से मार्केट के अंदर कैपिटल भी अवेलेबल होगा। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम होगा तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ कैपिटल भी कम हमें मार्केट के अंदर दिखाई देगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है बेस्ड ऑन द रियल फैक्टर। यहाँ पे हमें जो रियल फैक्टर है वो हमें ये बेस करती है, जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, सेकंड थ्रिफ्ट और थर्ड एब्सिस्टेंस, इन तीनों को रियल फैक्टर माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है मनी इज़ न्यूट्रल। यहाँ पे मनी की जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। मनी को यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन में माना जाता है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कैपिटल का, और कैपिटल ही यहाँ पे मेन फैक्टर यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इंटरेस्ट रेट इज़ फ्लेक्सिबल। यहाँ पे जिस तरह से सप्लाई ऑफ कैपिटल यहाँ पे मार्केट के अंदर जिस तरह से चेंजेस होंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी चेंज होंगे, जो यहाँ पे फ्लेक्सिबल कंडीशन में हमें दिखाई देता है। और हमारा लास्ट पॉइंट बनता है द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड बाय द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ये डिटरमिन करता है मार्केट के अंदर जितनी डिमांड है उसी के साथ उसकी कैपिटल की क्या सप्लाई अवेलेबल है। इन दोनों को जब एक दूसरे के साथ डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे तभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिटरमिन होता है। तो इस तरह से इस अजम्पशन से लेके हमें डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट किस तरह से होता है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया जाता है। एक होता है डिमांड ऑफ कैपिटल और नेक्स्ट होता है सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे फर्स्ट है डिमांड ऑफ कैपिटल। ये डिमांड किस तरह से कैपिटल की बनती है मार्केट के अंदर, तो ये होती है जो डिमांड क्रिएट होती है ये एंटरप्रेन्योर के द्वारा यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पे डिमांड ऑफ कैपिटल बढ़ता है, और ये कैपिटल के पास यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पावर होती है जो प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी होने के वजह से ही मार्केट के अंदर यहाँ पे कैपिटल को डिमांड क्रिएट होती है। और ये डिमांड क्रिएट होने की वजह है इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ही। जितना यहाँ पे मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ेगा उससे यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी इन्वेस्टमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर के साथ साथ। तो ये एंटरप्रेन्योर यहाँ पे अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही यहाँ पे कैपिटल की यहाँ पे डिमांड करता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे डिमांड ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट रेट इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन के लिए डिमांड ऑफ कैपिटल कम करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो यहाँ पे कैपिटल की डिमांड यहाँ पे कम होगी। अगर
रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर यहाँ पे डिमांड ऑफ कैपिटल को बढ़ाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे डिमांड इज़ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे डिमांड जो है ये फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का, इंटरेस्ट रेट पे ही डिपेंड होगा यहाँ पे डिमांड बढ़े या घटे। तो सेकंड हमें बनता है सप्लाई ऑफ कैपिटल। यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है ये एक ही यहाँ पे सोर्सेस है, वो सोर्सेस है लोगों के पास जो उनकी इनकम है, इनकम से इनमें जो यहाँ पे सेविंग का जो पार्ट होता है इसे से ही यहाँ पे मार्केट के अंदर सप्लाई होगा कैपिटल का। तो इस तरह से ये जो सेविंग है ये सेविंग किस तरह से बन पाएगी, तो लोगों के पास जितना इनकम है ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है एक कंजम्पशन और प्लस सेविंग में। कंजम्पशन एंड सेविंग इन दोनों का टोटल यहाँ पे उस लोगों की या उस पर्सन की यहाँ पे इनकम होती है। तो ये सेविंग यहाँ पे हमें किस तरह से मिलेगा, इनकम से हम कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो हमें सेविंग मिलता है। तो सेविंग और ये इंटरेस्ट रेट इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे सेविंग बढ़ेगी तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो यहाँ पे सेविंग भी कम होगी तो मार्केट के अंदर हमें कैपिटल यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये बनता है एस इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो सेविंग है ये फंक्शन वर्क करता है इंटरेस्ट रेट पे, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेशन करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये इम्पैक्ट करता है सेविंग और डिमांड पे। तो यहाँ पे हमने जिस तरह से देखा कि इंटरेस्ट रेट और डिमांड इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सप्लाई ऑफ सेविंग इसमें पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशनशिप होता है। तो इस टेबल के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 1% होता है, जब जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना मार्केट के अंदर एंटरप्रेन्योर यहाँ पे डिमांड ज़्यादा करेंगे और सप्लाई यहाँ पे परसेंटेज कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे सप्लाई ऑफ सेविंग यहाँ पे 40 है। तो यहाँ पे सेविंग मार्केट के अंदर कम है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है और डिमांड यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के द्वारा ज़्यादा की जाती है। तो यहाँ पे डिमांड हाइस्ट है। जिस तरह से सेकेंड यहाँ पे जो 2% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ता है वैसे ही यहाँ पे इफ़ेक्ट होगा यहाँ पे सप्लाई ऑफ सेविंग में। यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे सेविंग यहाँ पे बढ़ेगा। सेविंग यहाँ से 40 से यहाँ पे 50 होती है, बट यहाँ पे डिमांड यहाँ पे कम होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 1% से यहाँ पे 2% जब इंटरेस्ट रेट होगा तो डिमांड यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप बताएगा। जहाँ पे डिमांड 80 थी तो यहाँ पे 70 हो गई। और जिस तरह से थर्ड में हम देखेंगे कि जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 3% होता है तो यहाँ पे डिमांड और भी कम होती है, जहाँ पे 60% होती है और सप्लाई ऑफ सेविंग यहाँ पे 60% होती है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये थर्ड 3% से यहाँ पे डिमांड 60 और सप्लाई और सेविंग भी यहाँ पे 60, इस तरह की यहाँ पे रिलेशनशिप एक्सप्रेस होती है। यही इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें मिलती है जहाँ पे मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ कैपिटल और डिमांड ऑफ कैपिटल ये दोनों भी एक ऐसी पोजीशन पे आते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इस पॉइंट पे आके ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें दिखाई देती है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें बताता है कि ये बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट और ये इक्वल होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इस कंडीशन तक यहाँ पे एंटरप्रेन्योर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेने की कोशिश करेगा, जहाँ पे डिमांड 60 और सप्लाई ऑफ सेविंग भी 60 होता है। बट जिस तरह से इसके भी आगे अगर जाता है तो ये कंडीशन
इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होती है और यहाँ पे इम्बैलेंस कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल ये और भी महंगा हो जाएगा, जहाँ पे डिमांड और घटेगी और बट सेविंग मार्केट के अंदर बढ़ेगी। यहाँ पे सेविंग बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट पर, बट जो एंटरप्रेन्योर है यहाँ पे उसको यहाँ पे डिमांड यहाँ पे कम होने की वजह से वो जो कैपिटल है इसे डिमांड नहीं मिल पाएगी। और भी हम देखेंगे कि 5% जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जाता है तो और भी यहाँ पे डिमांड एंटरप्रेन्योर के द्वारा कम होती हुई दिखाई देती है, बट सेविंग बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिनमें सेविंग और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो रिलेशनशिप यहाँ पे पॉजिटिव है, बट यहाँ पे जो इन्वर्स रिलेशनशिप है मार्केट के अंदर डिमांड का और इंटरेस्ट रेट का, ये हमें घटता हुआ या डिक्लाइन करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट ये पॉइंट हमें ये भी कहता है कि जिस तरह से अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इनमें इम्बैलेंस कंडीशन अगर दिखाई देती है तो इसका रिजल्ट होता क्या है, तो ये हमें डायग्राम के साथ एक्सप्रेस होगा। यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हमने यूनिट ऑफ कैपिटल जो डिमांड एंड सप्लाई दिखाता है और वाई एक्सेस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इंडिकेट करता है। हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे ई पॉइंट पे E0 इंडिकेट करती है, जहाँ पे OQ0 यहाँ पे कैपिटल यूनिट्स हमें जो उसकी डिमांड एंड सप्लाई एक्सप्रेस होती है, और इसी डिमांड सप्लाई पर हमें इंटरेस्ट रेट ये OC0 ये इंडिकेट करता है, जो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड इंडिकेट होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं यहाँ पे E0 इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमें पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे इंडिकेट या डिटरमिन किया जाता है, जहाँ पे डिमांड ऑफ कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 3% हम अज्यूम कर लेते हैं, ये C0 ये 3% है और डिमांड और सप्लाई ये 60-60 कंडीशन में है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ये इक्वल है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो E0 इस पॉइंट पे हमें मिलता है। अगर हम समझें कि अगर हमारा सेविंग और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इम्बैलेंस होता है तो यहाँ पे होता क्या है कि सेविंग मोर होगी मार्केट के अंदर, ज़्यादा सेविंग बढ़ेगी, सेविंग ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है ये यहाँ पे घटता हुआ दिखाई देगा। तो मार्केट के अंदर यहाँ पे कैपिटल की सेविंग बढ़ेगी तो डिमांड कैपिटल की घटेगी, तो इससे होगा क्या, इससे होगा इंटरेस्ट रेट और भी घटता हुआ दिखाई देगा, और इंटरेस्ट रेट घटेगा तो यहाँ पे सेविंग भी घटेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर कैपिटल को डिमांड ही नहीं है तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसे लेवल पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे कैपिटल को डिमांड नहीं करेगा तो सेविंग की वैल्यू भी घटेगी। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब यहाँ पे कंडीशन में जब सेविंग कम होती है तो कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इस कंडीशन में जब डिमांड यहाँ पे कैपिटल की बढ़ेगी तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ कैपिटल यहाँ पे घटेगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से ही यहाँ पे सेविंग भी ज़्यादा होने की कोशिश होती है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स हमें देते हैं। तो इस तरह से हमें इस ई पॉइंट में यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स किए जाते हैं उनकी सोच पे, उनके थॉट्स पे या उनके इस अजम्पशन पे। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उनकी इस कॉन्सेप्ट ये नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई सोर्सेस है ये इंडिविजुअल लोगों के इनकम के जो कंजम्पशन नहीं हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे सेविंग यहाँ पे कैपिटल के द्वारा मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। जो सोर्सेस सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेविंग से ही आती है, इसीलिए यहाँ पे नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल को माना है। जो अदर यहाँ पे बैंक क्रेडिट भी होते हैं, बैंक मनी भी होती है, जिसे यहाँ पे इंडिकेट नहीं करते हैं, इसे पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट हमें क्रिटिक्स मिलता है बेस्ड ऑन द रियल फैक्टर। जो रियल फैक्टर जो माने गए हैं प्रोडक्टिविटी, थ्रीप एंड
एब्सिस्टेंस इनको ही एक पर्टिकुलर लेवल पे माना गया है, जिससे ये थ्योरी पूरी तरीके से यहाँ पे फेल होती है। हमारा थर्ड पॉइंट बनता है इनडिटर्मिनेंट्स थ्योरी। ये थ्योरी यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड ऑफ कैपिटल इनमें इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और सप्लाई ऑफ सेविंग इनमें पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशनशिप बताता है। और इससे यहाँ पे जो कैपिटल की डिमांड एंड सप्लाई ये इम्पैक्ट करती है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से द्वारा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है इसे ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो सेविंग को ही यहाँ पे क्रिएट होती है जो इंटरेस्ट रेट। बट यहाँ पे जेम केन्स कहते हैं कि जो यहाँ पे इम्पैक्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है लेवल ऑफ इनकम। इससे ही यहाँ पे मार्केट के अंदर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है जहाँ से लोगों को इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है। और इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से ही उन्होंने जेम केन्स ने प्रेजेंट की है। और उन्होंने कहा है कि लोगों ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस के 3 मोटिव होते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शन, सेकंड होता है प्रिकॉशंस और थर्ड होता है स्पेक्युलेटिव। इन तीनों की वजह से ही मार्केट के अंदर यहाँ पे जो डिमांड क्रिएट होती है इससे ही होती है, और इस तरह से उन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिस किया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है फुल एम्प्लॉयमेंट। किसी भी इकोनॉमी में यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हमें दिखाई नहीं देती है, जहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स अपनी हर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को अज्यूम करते हैं, जो रियलिस्टिक नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है इक्विलिब्रियम कंडीशन बिटवीन द सेविंग एंड इनकम, जहाँ पे सेविंग और इनकम इनमें इक्विलिब्रियम कंडीशन बताया गया है, जहाँ पे रियलिस्टिक नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सेविंग जो है वो सेविंग इक्वल होती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इंटरेस्ट रेट नॉट अ रिवॉर्ड फॉर सेविंग। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट ये रिवॉर्ड होता है सेविंग का, क्योंकि सेविंग से ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। बट यहाँ पे जेम केन्स यहाँ पे क्रिटिस करते हैं, वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं हो सकता सेविंग का, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम इससे ही इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है इग्नोर किया गया है रोल ऑफ मनी को। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना है यहाँ पे कैपिटल को। जो कैपिटल उन्होंने जो माना है वो कैपिटल है, इसमें उन्होंने मशीन, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री और प्रीमिसेस इनको ही उन्होंने कैपिटल माना है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे फेल होता है। और इन्होंने यहाँ पे मनी को या मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो मनी को इम्पोर्टेंट होता है इसे पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नैरो व्यू ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल। यहाँ पे क्रिटिस किया जाता है कि जो नैरो यहाँ पे व्यू यहाँ पे डिमांड ऑफ कैपिटल को माना जाता है, क्योंकि कैपिटल के अंदर प्रोडक्टिविटी ये कॉन्सेप्ट होती है और इसीलिए एंटरप्रेन्योर इसे डिमांड करते हैं, और सिर्फ कैपिटल में प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट होने की वजह से। तो ये नैरो पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा, ऐसा अज्यूम अदर इकोनॉमिक्स करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है टू मच इम्पोर्टेंट गिवन टू इंटरेस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे इंटरेस्ट को यहाँ पे टू मच यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे अदर इकोनॉमिक्स कहते हैं। और क्लासिकल कॉन्सेप्ट में यहाँ पे इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंट माना गया है, जो रियलिस्टिक नहीं लगता, क्योंकि इकोनॉमी में अदर भी यहाँ पे फैक्टर होते हैं जहाँ पे वो इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाते हैं। और हमारा लास्ट क्रिटिस है इग्नोर किया गया है रोल ऑफ इनकम लेवल का। यहाँ पे जो जेम केन्स कहते हैं कि जो इनकम लेवल है ये इम्पैक्ट करता है किसी भी इकोनॉमी में, जहाँ पे इसे पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर किया गया है और सिर्फ कैपिटल जो यहाँ पे माना गया है वो उसे ही इम्पोर्टेंट देते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्रिएट करते हैं।
तो इसी के लिए जेम्स केन्स ने अपनी इंटरेस्ट रेट पे अपनी एक अलग सी थ्योरी दी है, जिसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट माना गया है, जिससे उन्होंने 3 मोटिव के साथ अपनी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, जिसे हमने ऑलरेडी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का वीडियो बना है जेम्स केन्स के सोच पे। इस तरह से इंटरेस्ट रेट को लेके ये कॉन्सेप्ट अदर इकोनॉमिक्स के द्वारा भी यहाँ पे एक्सप्रेस किए जाते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट ये ज़ीरो भी हो सकता है। कई इकोनॉमिक्स मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आरविन फिशर इनके द्वारा कहा जाता है, उनकी जो बुक थी पब्लिश की गई थी, जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने एक्सप्रेस किया है जो पॉसिबिलिटी है इंटरेस्ट रेट ज़ीरो होने की वो ज़्यादा है। इस तरह से आरविन फिशर मानते हैं। तो मार्शल का भी वही राय है जो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी में उन्होंने दिया है कि ये इंटरेस्ट रेट भी माइनस में जा सकती है। तो ज़ीरो नहीं तो ये माइनस का भी कंडीशन यहाँ पे इकोनॉमी में क्रिएट हो सकता है। इस तरह से मार्शल अपना व्यू कहते हैं। तो केन्स इन सभी इकोनॉमिक्स के अपोजिट है, जो वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कभी भी यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकता है। वो एक ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में आके स्टेबल होता है और वही स्टेडी ग्रोथ से ही आगे बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये जो मनी होती है ये मनी हर कोई ना कोई काम पे यूज़ होती है। जेम्स केन्स अपने इस कॉन्सेप्ट में 3 तरह के यहाँ पे मोटिव्स के लिए यहाँ पे मनी यूज़ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये स्टेडी ग्रोथ से ही आगे बढ़ेगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो ट्रांजैक्शन मोटिव है, प्रिकॉशनल मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, इन तीनों के मोटिव्स की वजह से इंटरेस्ट रेट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो हिक्स कहते हैं कि ये उनकी राय से ये एग्री है। वो कहते हैं कि केन्स ने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बताया है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, तो इसकी वजह उन्होंने यहाँ पे अलग बताई है। वो कहते हैं कि मनी को एक इंडिपेंडेंट यहाँ पे यूटिलिटी होती है और उसकी वजह से ही ये इंटरेस्ट रेट कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। इस तरह से हिक्स अपने इस कॉन्सेप्ट में ज़ीरो नहीं होने की वजह इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंडिपेंडेंट और यूटिलिटी होने की वजह से ही मनी में ये इंटरेस्ट रेट ज़ीरो नहीं होता है, ऐसा वो कहते हैं। तो जे के मेहता उन्होंने ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंटरेस्ट रेट ये ज़ीरो कभी हो सकता है, इस तरह का उन्होंने डिसीजन दिया है और अपना एक्सप्रेस इस तरह से जेम्स केन्स एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से क्लासिकल व्यू ऑफ पॉइंट से हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लेन किया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।